आज हम डिस्कस करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 16, 17, 18 और 19। Section 16 endorsement in blank and in full endorsing. If the endorser signs his name only, the endorsement is said to be in blank. अगर इंडोर्सर सिर्फ साइन करता है, किसी का नाम नहीं लिखता, तो उसे ब्लैंक इंडोर्समेंट कहते हैं. And if he adds a direction to pay the amount mentioned in the instrument to or to the order of a specified person, the endorsement is said to be in full. अगर साइन के साथ किसी एक बंदे का नाम भी लिख दिया जिसको पेमेंट देनी है, तो ये फुल इंडोर्समेंट होता है. से फॉर एग्जांपल पे श्याम और ऑर्डर और साइन राम का है, तो इंडोर्समेंट फुल है. एंड द पर्सन सो स्पेसिफाइड इज कॉल्ड द इंडोर्सी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. जिसका नाम इंडोर्समेंट में लिखा हो उसको इंडोर्सी कहते हैं. राम इंडोर्सर हुआ और श्याम इंडोर्सी हुआ. The provision of the article relating to a payee shall apply with the necessary modification to an endorsee. लॉ जो राइट्स पेई को देता है वही सेम राइट्स इंडोर्सी को भी मिलते हैं, थोड़े एडजस्टमेंट के साथ. मतलब इंडोर्सी भी पेमेंट डिमांड कर सकता है, चेक डिसऑनर पर केस फाइल कर सकता है, होल्डर बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ओरिजिनल पेई बैंक से पैसा ले सकता है, वैसे इंडोर्सी भी ले सकता है. कुल मिला के सेक्शन 16 बताता है कि इंडोर्समेंट ब्लैंक या फुल हो सकता है. ब्लैंक से इंडोर्समेंट बियरर बन जाता है, फुल में नेम्ड पर्सन इंडोर्सी होता है और इंडोर्सी को पेई के बराबर राइट्स मिलते हैं. सेक्शन 17 एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट. व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कंस्ट्रूड ईदर एज अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज. कभी कभी कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जो प्रोमिसरी नोट भी लगता है और बिल ऑफ एक्सचेंज भी. दोनों के फीचर्स उसमें थोड़े थोड़े मिल जाते हैं. से फॉर एग्जाम्पल ए लिखता है कि आई प्रॉमिस टू पे 10,000 टू बी और ऑर्डर ऑन डिमांड, और साथ में सी पर भी डायरेक्शन जैसी लैंग्वेज हो. अब डाउट हो सकता है कि यह प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज. द होल्डर में एट हिज इलेक्शन ट्रीट इट एज ईदर एंड द इंस्ट्रूमेंट शैल बी देंस फॉरवर्ड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली. ऐसे केस में होल्डर को चॉइस मिलती है, वो डिसाइड करेगा कि इस इंस्ट्रूमेंट को प्रॉमिसरी नोट माना जाएगा या बिल ऑफ एक्सचेंज. जब होल्डर एक बार डिसाइड कर लेता है उसके बाद इंस्ट्रूमेंट उसी कैटेगरी में ही माना जाएगा. मतलब अगर होल्डर ने प्रॉमिसरी नोट माना तो एक्सेप्टेंस पार्टीज लायबिलिटी सब प्रॉमिसरी नोट के रूल से चलेंगे. कुल मिला के ये सेक्शन कहता है अगर इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों जैसा हो तो होल्डर चूज करेगा और उसके बाद वही नेचर फाइनल होगा. सेक्शन 18. When amount is stated differently in figures and words. If the amount undertaken or ordered to be paid is stated differently in figures and in words. अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अमाउंट नंबर्स में कुछ और वर्ड्स में कुछ और लिखा हो तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है. से फॉर एग्जांपल चेक पर लिखा है ₹10,000 और वर्ड्स में लिखा है ₹5,000 ओनली. तो इस कंडीशन में The amount stated in words shall be the amount undertaken or words to be paid. लॉ क्लियरली कहता है वर्ड्स वाली अमाउंट फाइनल होगी, नंबर वाली इग्नोर कर दी जाएगी. मतलब ₹5,000 फाइनल होगी और ये नंबर वाली इग्नोर कर दी जाएगी. वर्ड्स को चेंज करना मुश्किल होता है, नंबर्स इजीली कट या ओवरराइड हो सकते हैं, इसलिए वर्ड्स वाली फाइनल की जाएगी. सेक्शन 19 इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड. अ प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज in which no time for payment is specified and a check are payable on demand. मतलब अगर प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट का टाइम मेंशन नहीं है तो लॉ मान लेता है कि जैसे ही होल्डर बोले पेमेंट करनी होगी और चेक हमेशा ऑन डिमांड माना जाता है. से फॉर एग्जांपल प्रॉमिसरी नोट लिखा है आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 टू राम. टाइम मेंशन नहीं है तो राम जब चाहे पेमेंट मांग सकता है. चेक दिया गया राम को, राम बैंक में प्रेजेंट करेगा, तुरंत पेएबल होगा. तो सेक्शन 19 कुल मिला के इतना कहता है जिस इंस्ट्रूमेंट में पेमेंट का टाइम नहीं दिया हो और हर चेक दोनों ऑन डिमांड पेएबल होते हैं. नेक्स्ट सेक्शन 20 हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.